Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do NCERT question answers of class 5th English chapter My Elder Brother. ये चैप्टर आपको NCERT से पढ़ाया जा चुका है, सभी को समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं कि चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं आपको। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। मुन्ना को कौन कौन से काम करना पसंद थे, क्या क्या चीज़ें उसको अच्छी लगती थी। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है दैट मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, उसको कंचे खेलना, फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ाना, प्ले वॉलीबॉल एंड कबड्डी, ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। मुन्ना को क्या क्या पसंद था? ही लाइक टू प्ले, खेलना मार्बल्स के साथ, पतंग उड़ाना, वॉलीबॉल और कबड्डी खेलना एंड ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। ओके, वॉट डिड भैया डू ऑल डे। भैया सारा दिन क्या करते थे? सो भैया रीड्स बुक्स ऑल द डे। भैया पूरा दिन किताबें पढ़ते थे। वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। मुन्ना खुश क्यों नहीं था जो टाइम टेबल भैया ने उसके लिए बनाया था। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी, वॉज बाद में आ जाएगा, विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। मुन्ना खुश नहीं था उस टाइम टेबल से जो भैया ने उनके लिए बनाया था। बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज नो टाइम टू प्ले, उसमें खेलने के लिए तो टाइम था ही नहीं, और खेलना तो हमने देखा उसको कितना पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम। भैया जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, टाइम टेबल में भी खेलने का बिल्कुल टाइम नहीं दिया, चाहते थे कि मुन्ना हमेशा पढ़ता रहे। तो मुन्ना को कैसा फील होता था, कैसा महसूस होता था, एंड वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम, और भैया इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे। सबसे पहले बात करेंगे कि मुन्ना को कैसा फील होता होगा। मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे, मुन्ना को ऐसा लगता था कि वो भाग जाए वहाँ से, एंड गोइंग बैक होम विद हिज ब्रदर व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम, और वो सोचता था कि वो घर वापस चला जाए जब जो भैया थे उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, बहुत डांट देते थे, उसको स्कोल्ड करते थे। तो वो कहता था मेरा मन करता है कि मैं भाग जाऊँ और घर वापस चला जाऊँ, क्योंकि दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे। उसके बाद है क्वेश्चन कि भैया स्ट्रिक्ट क्यों थे। तो आप लिखेंगे भैया वॉज स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी मच, क्योंकि मुन्ना बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था, एंड वेंट आउटसाइड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर चला जाता था, तो इसलिए भैया को स्ट्रिक्ट होना पड़ता था। इसका आंसर थोड़ा सा लेंदी है, अब शॉर्ट अगर कराया जाए तो आप इतना ही लिख सकते हैं मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे, मुन्ना भाग जाना चाहता था, एंड गोइंग बैक होम। ओके, एंड सेकेंड आप लिखेंगे भैया वॉज स्ट्रिक्ट बिकॉज मुन्ना डिड नॉट स्टडी मच। शॉर्ट बहुत अगर आप लर्न करना चाहें तो इतना आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर। आपको किसका कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया, मुन्ना का या भैया का। दो कैरेक्टर्स हैं, पूरी कहानी दोनों के ऊपर ही है, आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे तो ये आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा देखा गया है बच्चों को जनरली मुन्ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ मुन्ना जैसे ही है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो इसलिए ये आंसर लिखा गया है। बाकी आप चाहे तो भैया का कैरेक्टर अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि वो पढ़ते रहते थे ज़्यादातर टाइम, मुन्ना का भी ध्यान रखते थे, उनको खेलना पसंद था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं खेलते थे क्योंकि फिर मुन्ना उनकी बात नहीं सुनेगा अगर वो भी ऐसा ही करेंगे। वो उसको अपनी जिम्मेदारी समझते थे क्योंकि पेरेंट्स से अलग थे। लेकिन मुन्ना का कैरेक्टर अगर आपको पसंद आया तो ये रीज़न आप लिख सकते हैं आई लाइक मुन्नाज कैरेक्टर द मोस्ट। मुझे मुन्ना का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा बिकॉज, क्योंकि ही लाइक्स टू प्ले एंड इन्जॉय हिज लाइफ विद कम्प्लीट फन। वो फन करता था, अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करते थे, खेलता भी था, और क्लास में टॉप भी किया उसने। ही वॉज, और प्लस ही वॉज अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स भैया। भैया के लिए वो अफेक्शनेट भी था, उनको प्यार भी करता था, लगाव भी था, क्योंकि जब भैया फेल हो गए तो वो भी बहुत सैड हो गया था, और रिस्पेक्टफुल भी था। जो बात भैया कहते थे वो चुपचाप सुन लेता था, हालांकि कई बार रो भी देता था, बट स्टिल अच्छा था मुन्ना। ओके, ये आंसर है। बाकी अगेन आई एम सेइंग आप दूसरा आंसर लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स टॉक।
अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है. डू यू हैव टाइम टेबल एट स्कूल? क्या आपके स्कूल में टाइम टेबल है? सभी स्कूल में होता है. येस. हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ इन 1 वीक? इन सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ के एक हफ्ते में कितने पीरियड होते हैं? अगर जनरली हम देखें इंग्लिश के 6 पीरियड्स होंगे आपके, बिकॉज 5 आपका सैटरडे फंडे होता है, संडे छुट्टी होती है, 5 डेज और एक दिन 2 पीरियड भी होते हैं एक सब्जेक्ट के, है ना. इंग्लिश के 6, मैथ्स के 6, साइंस के 6, सोशल स्टडीज़ के 6, गेम्स के जनरली 4 पीरियड्स होते हैं, 4 डेज इन अ वीक ओनली. आर्ट के 3 पीरियड्स, क्राफ्ट के मान लीजिए 2, म्यूज़िक के 4, डांस के 2, एनी अदर एक्टिविटीज़ SUPW अगर होते हैं मान लीजिए, या फिर आपके स्कूल में जो CCA एक्टिविटीज़ होती है तो आप CCA लिख सकते हैं, यहाँ पे CCA के 2 पीरियड्स. ओके, ये रफ है एस्टिमेट, बाकी अगर आपके स्कूल में डिफरेंट है तो आप वो भी लिख सकते हैं. नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम. आपको ये खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाना है. इसमें आपके स्टडी टाइम भी होना चाहिए, खेलने का टाइम भी होना चाहिए. तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. इस दिन आप कब से कब तक खेलने वाले हैं. बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं बनाना है भैया की तरह. कब से कब तक आप खेलने वाले हैं. मान लीजिए आपने मॉर्निंग का शेड्यूल रखा है कि मॉर्निंग में तो आप स्कूल जाएंगे 7 to 2 o'clock आप स्कूल में रहेंगे, मंडे टू इन दिनों में, मंडे की अगर हम बात करें. उसके बाद घर आप आएंगे, 2 to 4 आप रेस्ट करेंगे, 4 to 5 आप थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, 5 to 6 आप खेलने जाएंगे. उसके बाद घर वापस आके खाना वाना खाएंगे एंड एवरीथिंग, और 8 बजे आप पढ़ने बैठेंगे, 8 to 10 आप स्टडी करेंगे एंड देन यू विल गो टू स्लीप. तो इस तरीके से आप एक रफ टाइम टेबल यहाँ पे बना सकते हैं अपने सभी दिनों का. और ये एक अच्छी हैबिट भी है टाइम टेबल रखना, थोड़ा सा पंक्चुअल होते हैं. द फॉर्मेट ऑफ लेटर इज गिवन टू यू. ये आपको एक लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है. लेटर टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम. इनफॉर्मल लेटर्स इनको कहते हैं. जब आप फ्रेंड या क्लोज फैमिली को लेटर लिखते हैं तो जैसे आप उनसे बात करते हैं वैसे ही आप लेटर में लिख देते हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मेट है. और इनफॉर्मल लेटर आपका ज़रूर आएगा हाफ ईयरली में. फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपको राइटर का एड्रेस लिखना होता है, आपका खुद का एड्रेस, कि मतलब कहाँ पर एड्रेस में, मान लीजिए आप हॉस्टल से लिख रहे हैं ये वाला स्कूल, और जगह कहाँ से आप लिख रहे हैं. उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी होती है, ये मैं आपको कॉपी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ. फिर आप डेट लिखते हैं, फिर आप एक लाइन छोड़ते हैं, फिर आप जो ग्रीट करते हैं उन्हें, फ्रेंड है तो हाय हेलो बोलेंगे, अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को लिख रहे हैं नमस्ते, जो भी ग्रीटिंग होगी यहाँ पर. माय डियर माँ, ये एक बच्चा है जो कि हॉस्टल से लिख रहा है, मॉडल पब्लिक स्कूल के जो कोलकाता में है. 10 जुलाई 2000 में इसने लेटर लिखा है. माय डियर माँ, प्यारी माँ, दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन. समर वेकेशन के बाद ये मेरा पहला लेटर है. वी स्टार्टेड आवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल. जिस दिन हम हॉस्टल आए उसी दिन से हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी. आई हैव सेटल्ड इन वेल, मैं अच्छे से यहाँ पर सेटल हो गया हूँ. तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आप. वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पॉटरी. हमें पॉटरी सिखाने के लिए, मिट्टी की चीज़ें बनानी, क्ले मॉडलिंग के लिए एक नई टीचर आई है हमारे स्कूल में. शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद क्ले. उन्होंने हमें सिखाया कि मिट्टी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैसे बनाते हैं. वी देन पेंट देम, हमने उनको फिर पेंट किया. दे लुक सो रियल, और वो बिल्कुल असली लग रहे थे. यहाँ पर आप थोड़ी सी बॉडी देंगे लेटर की जो है. वी, ये पूरी ही बॉडी एक्चुअली दोनों इसकी. वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रिसाइटेशन कमिंग अप इन अगस्त. हमारे स्कूल में अगस्त में एक इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होने वाला है पोएम रेसिटेशन का. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बारे में. इट इज़ अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर. हमारी जो पोएम है वो बहुत लॉन्ग है, लेकिन हम अपनी टीचर के साथ उसको याद कर रहे हैं. इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स. बहुत अच्छा लग रहा है वापस आकर अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के पास. आई रिमेंबर यू एंड बाबा अलॉट. मैं बाबा को और आपको बहुत याद करता हूँ. गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. दादा दादी को मेरा प्यार देना. डू राइट बैक सून, और जल्दी आप भी खत लिखना. योर लविंग सन प्रताप. ओके, ये देखिए प्रॉपर बॉडी, एड्रेस, डेट, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी, एंडिंग एंड क्लोजिंग. ओके, आफ्टर रीडिंग द लेटर, ये पढ़ने के बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन क्वेश्चन के आंसर्स बताइए. पहला क्वेश्चन है,
हु हैज़ रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा है, तो यहाँ पर नाम उसने बच्चे ने अपना लिखा हुआ है सबसे एंड में, योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा प्रताप। तो किसने लिखा है, प्रताप ने, प्रताप लिख देंगे आप यहाँ। टू होम हैज़ द लेटर बीन रिटन, किसको ये लेटर लिखा गया है, ये लेटर लिखा गया प्रताप्स मदर, प्रताप ने उनकी मदर को लिखा है। ओके, वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर, लेटर के जो राइटर है वो कहाँ पर है, अभी वो हॉस्टल में है, सबसे ऊपर उन्होंने लिखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल का नाम क्या है, कृष्णा बॉयज हॉस्टल। स्टार्टिंग में सबसे पहले यही है, डेट भी शुरू में लिखी हुई है, किस डेट को लेटर लिखा गया, ये लिखा गया है 10 जुलाई एंड 2000। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेटर में मिल जाती है। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव, आप अपने दोस्त को या किसी रिलेटिव को लेटर लिख सकते हैं जो दूसरे शहर में रहता है। टेलिंग हिम अबाउट एक्टिविटीज़ और इवेंट्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कोई इवेंट हुआ है मान लीजिए, आप उसके बारे में उनको बता सकते हैं। और सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, पहले ग्रीटिंग लिखेंगे एंड एवरीथिंग। तो देखिए ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया आप कैसे लेटर लिख सकते हैं। हाउस नंबर, ये कहाँ पर आप रहते हैं, लक्ष्मी, दिस इज़ नगर। ओके, न्यू दिल्ली, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ये मैंने रैंडम कोई ऐसे ही एड्रेस लिख दिया है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, हेलो, और अपने फ्रेंड का नाम, एंड देन यू विल पुट अ कॉमा, एक कॉमा आप लगाएंगे, उसके बाद नीचे इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। ये स्टार्टिंग की बॉडी है और लेटर में फॉर्मेट के अलग से मार्क्स होते हैं, 5 मार्क का लेटर आता है आपका, हमेशा आता है क्रिएटिव राइटिंग में, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्लासेस है उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका सेकेंडरी सेक्शंस में। सबसे पहले एड्रेस आपका खुद का, डेट। जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं अपने फ्रेंड को तो उसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखते। ओके, इंट्रोडक्शन देखिए कैसे देंगे, हाउ आर यू, सबसे पहले तो हालचाल पूछना है, तुम कैसी हो। यू विल ग्लैड टू नो दैट इन आवर स्कूल एनुअल डे वॉज हेल्ड, तुम बहुत खुश होगी जान के कि हमारे स्कूल में एनुअल डे हुआ था। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है जो पहले आपके साथ था, अब कहीं और चला गया है। इट वॉज वेरी वंडरफुल, ये बहुत ही वंडरफुल था। वी ऑल इन्जॉयड इट, हमने बहुत इन्जॉय किया, एंड हैड वेरी मच फन, और बहुत ही फन भी किया, बहुत मज़े किए। इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे उस बात को। द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 2 PM, शाम को 2 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। फर्स्ट देयर वॉज अ वेलकम सॉन्ग, पहले वेलकम सॉन्ग हुआ। द सिंगर sang सो नाइसली, जो सिंगर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से गाया। नेक्स्ट वर्ड द किड्स ऑफ प्राइमरी सेक्शन, अगली बारी प्राइमरी सेक्शन के बच्चों की थी। दे sang अ राजस्थानी फॉक सॉन्ग, उन्होंने एक राजस्थानी फॉक सॉन्ग गाया। सम बॉयज़ प्रेजेंटेड भांगड़ा एंड गर्ल्स डिड घूमर डांस, बॉयज़ ने भांगड़ा किया, गर्ल्स ने घूमर डांस किया। क्लास 11 स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड अ प्ले, क्लास 11th के बच्चों ने एक प्ले प्रेजेंट किया। एंड वी ऑल इन्जॉयड इट, हमने इसको बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद 1-2 एक्टिविटीज़ आप चाहे तो आप भी डाल सकते हैं कि स्पीच दिया किसी बच्चे ने, कोई बहुत अच्छा बोला, जो भी आप लिखना चाहे। यहाँ पर आप अपनी तरफ से लेटर की बॉडी लिखेंगे, उसके बाद एंड करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे होगी, थोड़ा सा विश यू वर ऑल्सो हेयर, काश कि तुम भी यहाँ होती, आई मिस यू अलॉट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। से माई नमस्ते टू अंकल एंड आंटी, अंकल और आंटी को मेरी नमस्ते कहना। योर फ्रेंड, और नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम होगा। ओके, तो इस तरीके से ये है आपका लेटर। एक बार कंप्लीट आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना भी होगा। ओके, चलिए, दिस इज डन। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड करना, समझना। कोई चीज़ एक तो है पढ़ लिया, बस पढ़े जा रहे हैं, ऑलिवर वॉज ए 9-year old बॉय, लेकिन एक है उसको समझ भी रहे हैं आप साथ साथ। तो एग्जाम में भी देखिए फर्स्ट जो आपका सबसे पहले जो आता है एक अनसीन पैसेज, वो कॉम्प्रीहेंशन में ही आता है कि कितना पढ़ के समझ पाते हैं। तो पहले आपको ये पैसेज पढ़ना है, रीड द पैसेज केयरफुली, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको देने हैं। ऑलिवर वॉज अ 9-year old बॉय, ऑलिवर जो है एक 9 साल का लड़का है। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज़ इन एन ऑर्फनेज, वो बाकी कुछ बेघर, होमलेस मतलब बेघर बच्चों के साथ एक ऑर्फनेज बोलते हैं अनाथालय, एक अनाथालय में रहता है। ही वॉज पेल, वो पीला पड़ गया, एंड थिन, और बहुत पतला भी है। एज वर द अदर बॉयज़ लिविंग देयर, और बाकी जो बॉयज़ वहाँ रहते हैं वो भी ऐसे ही है। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड,
और ये इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट, लेकिन खाने के लिए उनको इनफ फूड नहीं मिलता। द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज, उस अनाथालय के जो ओनर है, जो मालिक है, मिस्टर बम्बल, वॉज अ क्रूअल मैन, वो बहुत ही क्रूअल आदमी है, बहुत क्रूर आदमी है। एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज़, और वो बॉयज़ को बहुत इल ट्रीट करता है, बहुत उनके साथ गलत व्यवहार करता है। द बॉयज़ वर ऑलवेज हंग्री, बॉयज़ जो हैं वो हमेशा भूखे रहते हैं। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 मील्स अ डे, ये सच है कि उनको दिन में 3 बार खाना दिया जाता है। बट ईच मील कंसिस्टेड ओनली ऑफ अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, लेकिन तीनों बार उनको पानी जैसा एक सूप दे दिया जाता है। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, वो लगभग भूखों मर रहे हैं। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम मास्टर से और सूप मांगेंगे। बट हु कुड बेल द कैट, वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। फाइनली द टास्क फेल ऑफ टू ऑलिवर, फाइनली ये टास्क ऑलिवर को दी गई कि तुम ये काम करोगे। व्हेन ऑल द बॉयज़ हैड असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल फॉर देयर इवनिंग मील, जब सभी लड़के असेंबल हो गए, इकट्ठे हो गए एक बिल्कुल ठंडे स्टोन पत्थर वाले हॉल में अपने इवनिंग के खाने के लिए, द सूप वॉज सर्व्ड, उनको सूप सर्व किया गया। इट सून डिसअपियर्ड, और वो जल्दी बिल्कुल गायब हो गया। द बॉयज़ विस्पर टू वन अनदर, बच्चे एक दूसरे के कान में विस्पर करते हैं, फुसफुसाते हैं। एंड वन बॉय पुश्ड ऑलिवर अ लिटिल, और एक बच्चा ऑलिवर को थोड़ा सा आगे पुश कर देता है, धक्का देता है कि जाओ बोलो। ऑलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, ऑलिवर एक बहादुरी भरा एफर्ट करता है, कोशिश करता है। स्टूड अप, खड़ा होता है। वॉक अप टू द मास्टर, और मास्टर के पास जाता है। विद हिज बाउल, अपने बाउल के साथ, एंड स्पून के साथ उसके हाथ में जो होते हैं। एंड सेड ट्रेम्बलिंगली मतलब कांपते हुए कहता है, प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर, प्लीज़ सर मुझे थोड़ा और चाहिए। ये था आपका पैराग्राफ, होपफुली समझ में आ गया हो आप सभी को। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। वाई डिड ऑलिवर लिव इन द ऑर्फनेज, ऑलिवर जो है वो ऑर्फनेज में क्यों रहता था। बिकॉज ही वॉज होमलेस, क्योंकि वो होमलेस था, बेघर था, उसका कोई घर नहीं था, होमलेस। नेक्स्ट इज हु वॉज मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल कौन था, वो थे वहाँ के ओनर। ही वॉज ओनर ऑफ द ऑर्फनेज, उस अनाथालय के मालिक थे वो। नेक्स्ट इज व्हाट मील्स वर द बॉयज गिवन, बॉयज़ को मील में क्या मिलता था, उनको मिलता था अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, पानी जैसा बिल्कुल एक सूप, एक कटोरा, वाटरी सूप। नेक्स्ट इज व्हाट डिड ऑलिवर से टू मिस्टर बम्बल, ऑलिवर ने मिस्टर बम्बल को क्या कहा। ही सेड प्लीज़ सर गिव मी, प्लीज़ सर गिव मी मोर सूप, मुझे और सूप दे दो, लास्ट की लाइन यही है ना आपकी। द बॉयज़ वर गिवन 3 मील्स अ डे, देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री, लड़कों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता था, फिर भी वो हमेशा भूखे ही रहते थे, क्यों। बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, क्योंकि जो सूप दिया जाता था वो काफ़ी नहीं था। बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि वो पूरा दिन मेहनत से काम करते थे। बिकॉज द ओल्डर बॉयज़ ड्रैंक अप देयर सूप, क्योंकि वो जल्दी से अपना सूप पी लेते थे, बड़े लड़के थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। हार्डवर्क करना तो ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर खाना दिया जाए तो स्टार्व आप नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जो खाना दिया जाता था वो इनफ नहीं था, काफ़ी नहीं था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम, वेरी हंग्री, बहुत भूखा। सेकेंड पैसेज ये है आपका, इसमें जो वर्ड है जिसका मतलब बहुत भूखा है, दैट इज स्टार्विंग। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टार्विंग। टू वैनिश, वैनिश हो जाना मतलब एकदम गायब हो जाना। इसका पैरा थर्ड में कौन सा मीनिंग है, पैरा थर्ड में इसका मीनिंग है डिसअपियर्ड, डिसअपियर हो जाना भी गायब हो जाना होता है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे डिसअपियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन होल, हियर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स, सभी लड़के असेंबल हो जाते हैं कोल्ड स्टोन होल में। असेंबल का क्या मतलब है, मूव अवे, दूर चले जाना, कलेक्टेड इकट्ठा होना, वर्क टुगेदर साथ काम करना। असेंबल का मतलब है कलेक्ट हो जाना, इकट्ठा हो जाना। फ्रॉम द वर्ड असेंबल रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स, असेंबल से 2 लास्ट के लेटर हटा दीजिए। Add 1 letter to make word which means time at the school when the whole school gather, जब सब बच्चे इकट्ठे होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं असेंबली।
इसलिए उसको असेंबली कहते हैं, क्योंकि सब असेंबल होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं और प्रे करते हैं कि चलिए आज का दिन अच्छा रहे। नेक्स्ट इज गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का एक सूटेबल टाइटल दीजिए। आप इसका टाइटल दे सकते हैं क्रूअल मास्टर, क्रूअल ऑनर, द क्रूअल मास्टर, या फिर दे सकते हैं हंग्री बॉयज, है ना, या फिर ऑर्फनेज, द ऑर्फनेज लीडर, या फिर ऑलिवर का दे सकते हैं कुछ समथिंग। तो जो भी आपको अच्छा लगे ऐसा एक टाइटल आप इसको दे दीजिए। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। लर्न करना, समझना, मतलब नॉलेज को गेन करना, ज्ञान प्राप्त करना। टू टीच मीन्स शो हाउ और टू एक्सप्लेन। टीच करना मतलब दूसरे को बताना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। टीच और लर्न की करेक्ट फॉर्म से आपको ये फिल करने हैं। लर्न, लर्न्स, लर्नड, हैज़ लर्न, टीच, टीचेस, टॉट, हैज़ टॉट। ओके, विल यू डैश मी चेस, क्या तुम मुझे चेस सिखाओगे? सो विल यू टीच मी चेस। मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8, मिस्टर शर्मा क्लास 8 को क्या करते हैं? टीचेस। ये आपकी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है। जब भी यहाँ पर सिंगुलर पर्सन होता है, कोई अकेला आदमी होगा, तो हमेशा वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। द स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी, बच्चों ने रोड सेफ्टी के बारे में क्या किया है? पढ़ चुके हैं। सो लर्न, हैव लर्नड। माई सिस्टर हैज़ डैश मी, मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया। सो शी टॉट मी हाउ टू राइड अ हॉर्स, कैसे एक हॉर्स को राइड करना है, घोड़े की सवारी करनी है। आई हैव डैश सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, मैंने इंडिया के कुछ कस्टम्स जो हैं वो लर्न किए हैं, सीखे हैं। सो आई हैव लर्नड। आई डैश हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years old, मैंने लर्न किया कि साइकिल कैसे चलानी है जब मैं सिर्फ 4 साल का था। सो आई लर्नड। ओके, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ, सही वर्ड चूज करिए और पैराग्राफ कंप्लीट करिए। ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, क्योंकि सभी बच्चे हैं, वॉज यूज होता है सिंगल के लिए, सो यहाँ पर वर यूज होगा। दे वर गैदरिंग, इकट्ठे हो रहे थे इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस में। दे वर आएगा क्योंकि ज़्यादा है। दे वर गोइंग फॉर इंटर स्कूल रेस, क्योंकि वो इंटर स्कूल रेस के लिए जा रहे थे। द बस, बस क्या हो गई? बस आ चुकी है। वॉज वर मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट अराइव सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट टेंस में ईडी लग जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा ये। एंड दे लेफ्ट, लीव सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट फॉर स्टेडियम, बस आई और वो स्टेडियम के लिए चले गए। इंटर स्कूल रेस हो रही थी। द रनर्स वर टेकन टू स्टार्टिंग पॉइंट, रनर्स को लेकर जाया गया स्टार्टिंग पॉइंट पर। द रनर्स टुक देयर पोजीशन, पास्ट फॉर्म यूज होगी पूरे पैराग्राफ में, क्योंकि सभी पिछली बात बताई जा रही है। सभी ने अपनी पोजीशन ले ली। सर डैश द विसल, सर ने विसल क्या की? ब्लू, ब्लो की पास्ट फॉर्म ब्लू। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, एक स्टूडेंट हमारे स्कूल का, रैन फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ा। एंड केम फर्स्ट, और फर्स्ट आया। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, सभी ने उनका बेस्ट किया। एंड आवर स्कूल वन, और हमारे स्कूल ने जीता द ट्रॉफी। एवरीवन फेल्ट जॉयस, सभी ने जॉयस फील किया। ओके, तो पूरे सेंटेंस, पूरे पैराग्राफ में पास्ट फॉर्म्स आपको यूज़ करनी है सभी वर्ड्स की, जो आपने शायद लर्न भी की होगी प्रीवियस क्लासेस में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस पढ़िए। भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, भैया 2 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, मुन्ना सुबह से पतंग उड़ा रहा है। सिंस यूज होता है फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, पहले किसी टाइम से अब तक अगर कोई काम चल रहा है उसमें सिंस यूज होगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड आपको बता दिया 2 साल, अगर मैं बोलती कि मुन्ना 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर आता फॉर 2 hours, मुन्ना ने पतंग उड़ाई 2 घंटे तक, है ना। लेकिन सुबह से उड़ा रहा है, यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, तो ये होगा आपका सिंस। लेकिन अगर टाइम पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है इतने टाइम, तो फिर उसके लिए फॉर यूज़ होगा। ओके, आपको नीचे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपको फॉर और सिंस फिल करना है। आई हैव लिव्ड इन द हाउस, मैं इस घर में रह रहा हूँ। डैश आई वॉज बेबी, जब से मैं एक छोटा बच्चा हूँ तो तब से रह रहा हूँ और अभी तक रह रहा हूँ, मतलब सिंस, अब तक ये काम हो रहा है ना। द बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली, बड़ा जो जार था वो हमारी फैमिली में कई सालों तक रहा। सो फॉर मैनी ईयर्स, टाइम पीरियड की बात बताई गई है यहाँ पर। द ओल्ड बैनियन ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर, जो इतना पुराना बैनियन ट्री है वो गांव में है। डैश लास्ट 200 years, कब से?
सिंस लास्ट नो फॉर लास्ट 200 ईयर्स, क्योंकि अब तक नहीं है ना, रहा है। नोबडी हैज़ सीन हिम सिंस यस्टरडे, किसी ने उसको कल से नहीं देखा और अब तक नहीं देखा। तो कल से अब तक इसलिए सिंस आया है, बेबी था जब से अब तक यहाँ रह रहा हूँ इसलिए सिंस आया है, बहुत सालों तक वो वहाँ रहा, बिग जार हमारे घर में रहा, अब है या नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया गया, और बैनियन ट्री 200 साल से गाँव में था, सो ये भी टाइम पीरियड के लिए, इसलिए यहाँ पर फॉर आया है। अब है आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क, कोई भी स्टोरी चूज़ करिए जो आपको पसंद हो, 4 बच्चों के ग्रुप में डायलॉग्स बोलेंगे आप, एक तरीके से प्ले के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। जैसे आपकी ये स्टोरी प्ले थी एक नाटक, तो एक नाटक करना है आपको किसी भी कहानी का। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड क्विज इसकी अपलोड की जा चुकी है, आप अटेम्प्ट करिए और देखिए कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है। ओके, थैंक्स अगेन।